जहां एक तरफ पूरा विपक्ष अडानी के मुद्दे पर लामबंद होकर अडानी को निशाने पर ले रहा है, तो वहीं विपक्ष की ओर होकर भी शरद पवार अडानी से मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसे में अडानी और उनकी मुलाकात के क्या मायने हैं? सर आप म्यूट है। देखिए, राजनीति में जो धनपशु होते हैं उनसे मुलाकात, उनसे संबंध कोई नई बात नहीं। हमेशा से रहा, राजनीति बिना पैसे के हो नहीं सकती और राजनीति के लिए ज़रूरी है पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? घोटाला करेंगे तो जाएंगे जेल। तो जो पति ही एक बड़ा सहारा होते हैं जो चंदा देते हैं। और महाराष्ट्र और मुंबई जो महत्वपूर्ण जगह है देश के नक्शे पे। महाराष्ट्र विकसित राज्य है, मुंबई इतना पैसा उसके पास है कि दुनिया को ये देश में जितने हिस्से हैं वहाँ कलेक्ट होकर जाते हैं यहाँ से पैसे। तो अडानी जी के साथ उनके पुराने संबंध हैं शरद पवार जी के, और शरद पवार जी अक्सर इस रूप में जाने जाते हैं। हालांकि अनिल भाई साहब इस पर ज़्यादा बढ़िया बोलेंगे, शरद पवार से उनके बड़े क्लोज संबंध है। फिर भी मैं बता दूं जो मुझे आम आदमी के नाते जो पता है, शरद पवार साहब में क्वालिटी बताई जाती है कि वो यारों के यार हैं। जिसका हाथ उनके हाथ में आ जाता है उसको मुसीबत में भी साथ देते हैं। जैसे चंद्रशेखर जी का नाम कभी लिया जाता था प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, वो झारखंड जो आज कहलाता है वहाँ वो जो माफिया कहलाते थे उस जमाने में, सूर्यदेव सिंह नाम था उनका, उनसे मिलने गए थे, बड़ी हल्ला हुआ था। लेकिन कुछ राजनीतिज्ञ होते हैं जो समाज की सच्चाई को स्वीकारते हैं। शरद पवार उनमें से एक है। उनके नाम बहुत लोगों के साथ जुड़े, दाऊद इब्राहिम के साथ भी जुड़े। लेकिन शरद पवार जो है वो सामान्य किस्म के राजनीतिज्ञ नहीं है, उनको विलक्षण राजनीतिज्ञ कहा जाता है। और सत्ता उनके आसपास हमेशा घूमती है, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे, चाहे केंद्र में मंत्री रहे, चाहे वो मंत्री नहीं रहे, उनकी पार्टी भी सत्ता में नहीं रही तब भी। अब ठीक है कि वो जो है अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं, भगवान उनकी उम्र लंबी करे। लेकिन उनकी बेटी भी राजनीति में है। लेकिन सुप्रिया सुले मुझे बहुत महत्वाकांक्षी नहीं लगती है। जैसा कि अनिल भाई साहब बता रहे थे कि उनकी भी इच्छा है कि मुख्यमंत्री बने, मुझे बहुत महत्वाकांक्षी कभी लगी नहीं। और मुझे इसलिए भी नहीं लगी कि सुप्रिया सुले इतना बढ़िया बोलती है और इतने कमाल की बात करती है, इतनी नीतिगत बात करती है, इतना सच बोलती है। इतना सच बोलने वाला जो है राजनीति में बहुत ज्यादा मार काट नहीं बचाने वाला होता। जैसे उद्धव ठाकरे के लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि उद्धव ठाकरे जिस तरह के व्यक्ति हैं वो राजनीतिक चालबाजियां नहीं जानते। उद्धव ठाकरे की जगह राज ठाकरे अगर होते तो बीजेपी अभी कहीं और होती। लेकिन चूंकि शिवसेना की का उत्तराधिकारी जो है उद्धव ठाकरे बने, राज ठाकरे नहीं बने, इसलिए बात दूसरी हुई। तो एक राजनीति में महत्वाकांक्षा बहुत जरूरी विषय है। और हम सब जानते रहे हैं कि शरद पवार के उत्तराधिकारी सही मायने में अजित पवार हैं, ये सब मानते रहे। और अजित पवार उस किस्म के राजनीतिज्ञ रहे, लंबे समय से वो राजनीति में है अपने चाचा जी के साये में। और अभी कुछ दिन पहले ही कहा था उन्होंने कि भाई हम एनसीपी में हैं और एनसीपी में बने रहेंगे। उसकी वजह भी है कि जब तक शरद पवार हैं जीवित, एनसीपी की कल्पना जो है दूसरे किसी व्यक्ति के भी को नेता मान करके नहीं की जा सकती। अगर अभी जैसा कि बता रहे थे अनिल भाई कि उन्होंने मीटिंग की 2 या 3 विधायक है, हालांकि वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी है अगर अजित पवार ये फोड़ना भी चाहे तो एनसीपी को नहीं तोड़ सकते। हालांकि शरद पवार ये आशंका जता चुके हैं कि एनसीपी में भी खतरा है। देखिए बीजेपी अभी जिस स्थिति में पहुंची हुई उसमें वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी के सामने इस बार जो है संकट आकर के गले के पास खड़ा हो गया है। समझिए गले को पकड़ लिया। महाराष्ट्र के बगल में राज्य है कर्नाटक में क्या हश्र हो रहा है वो हम सब देख पा रहे हैं। चुनावी जो परिणाम आने वाले हैं वो तो आएंगे, लेकिन मौजूदा समय में जो दिखाई पड़ रही है वहां की राजनीति उसमें क्लियर है। फिर जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति में बिहार से नीतीश कुमार उनके हाथ से छिटक गए, महाराष्ट्र से शिवसेना छिटक गई, तो एक माहौल बन गया है कि बीजेपी के खिलाफ माहौल। प्लस 10 साल शासन कर दिया, उपलब्धि के नाम पे 0 है। और अडानी जो है उनके गले में फंदे के तौर पर फंस गए हैं।
बीजेपी वालों के, क्योंकि अडानी के साथ जो घटनाक्रम हुआ है, और उसमें एक महत्वपूर्ण है, मुझे तो नहीं लगता है तोड़ फोड़ कुछ होने वाली है, क्योंकि वो कयास लगा रहे हैं, लेकिन मुझे जो महत्वपूर्ण लग रहा है, जिसके लिए अडानी जाकर के मिले शरद पवार साहब से, उसमें महत्वपूर्ण है वो जो प्रोजेक्ट है धारावी का जो प्रोजेक्ट, आपको सबको पता होगा कि ये जो है प्रोजेक्ट में बहुत पुरानी बात है। मैं देख रहा था कि कांग्रेस के लोगों ने आरोप भी लगाया कि कम बोली पर अदानी ग्रुप को ये कैसे दे दिया गया। 2000 ये जो है 2020 में जब टेंडर हुआ था तो रद्द कर दिया गया था। 2018 में इसका टेंडर हुआ था पहली बार, और दुबई की एक कंपनी ने 7,200 करोड़ यानी 7200 करोड़ की बोली लगाई थी 2018 में उसी धारावी प्रोजेक्ट के, और 2022 में वो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र सरकार ने दे दिया अडानी साहब को। कितने में? 5,069 करोड़, यानी लगभग 2000 से कुछ ज्यादा 2100 साढ़े 2100 करोड़ रुपया कम में दिया गया, जबकि 2018 की बात है 2022। तो ये कम में क्यों दिया गया? इसलिए कई इसके 50 फोके ओके अगर आप जोड़ते हैं तो 40 विधायक वो गए तो 2000 बराबर हो गया, 2000 करोड़। तो राजनीति में आज विधायक खरीदे बेचे जाते हैं, लेकिन जो खानदानी विधायक होते हैं ना, हालांकि ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, जिनके पास राजनीतिक विरासत है, वो इस तरह से बेचे खरीदे नहीं जा सकते। शिंदे के साथ प्रॉब्लम रही, शिंदे के साथ जो और लोग रहे वो राजनीतिक विरासत लेके नहीं आए, वो किसी तरह संघर्ष करके शिवसेना में, चूंकि उन लोगों को मौका दिया जाता रहा जो सड़क पे रिक्शा चलाते रहे या ठेला चलाते रहे या और जो कामकाजी मतलब जो छोटे मोटे उद्योग धंधे करते थे, उन लोगों को शिवसेना ने ज्यादा जगह दी, तो उनको मौका मिला। तो उनकी विरासत जो है उस तरह की नहीं है, उनके लिए वो बड़ी रकम हो सकती है या कुछ और लालच, मंत्री बन जाए जीवन में या कुछ और कर जाए, बड़ा हो सकता है। अजित पवार के लिए ये सारी बातें नहीं है, और एक ये दबाव बताया जा रहा है कि अजित पवार जो है, जो कोऑपरेटिव घोटाला है उसमें उनका नाम है, तो उन पे दबाव है। बाकायदा जो है, जो ईडी की जो रिपोर्ट है, चार्जशीट है, उसमें उनका नाम है। आपको याद होगा कि इसके पहले भी ऐसा हुआ था कि जब वो चले गए थे बीजेपी के साथ और सरकार बनी थी, और फिर सुबह जो है सरकार में तमाम हंगामा हुआ और 2 दिन के बाद सरकार बदल गई। तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा, लेकिन बीजेपी अपने तन कोशिश कर रही है कि शिवसेना को जिस तरह से तोड़ा, हालांकि शिवसेना को तोड़ने का बीजेपी को नुकसान हुआ है, शिंदे उनके लिए लाभ का सौदा नहीं हुए। ठीक है, सरकार रही, सरकार है कुछ दिन के लिए, सरकार और बनी रह सकती है कुछ दिनों के लिए, लेकिन आखिर कितने दिन? और इस तरह से राजनीति को बचा करके रखना बड़ा मुश्किल है। हालांकि बीजेपी एक आखिरी कोशिश कर रही है, जिस तरह से अमित शाह और मोदी राजनीति करते हैं, उसमें आखिरी दम तक कोशिश छोड़ते नहीं। तो वो एक कोशिश है कि एनसीपी अगर कुछ लोग टूट करके आ जाते हैं तो महाविकास आघाड़ी कमजोर होगी और शायद परसेप्शन बने बीजेपी के फेवर में, लेकिन उससे आगे मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, ऐसा कुछ होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। हालांकि कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन मुझे कोई ऐसी संभावना दिख नहीं रही है कि एनसीपी में टूट हो जाएगी और बीजेपी के साथ वो लोग चले जाएंगे। क्या बीजेपी इतनी मजबूर हो गई है कि महाराष्ट्र में जो नेता धोखा देकर चले गए, अब उनका फिर से स्वागत करने के लिए तैयार है? देखिए, अभी अनिल भाई ने कहा वो 2.5 घर घोड़ा वाला, शरद पवार ऐसे घोड़ा, ऐसे मतलब ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो सब वही हैं, वही सिपाही हैं, वही घोड़ा है, वही हाथी है, वही चिश्ती है, जितने होते हैं शतरंज के किरदार, सब अकेले हैं शरद पवार, इतनी ताकत उनमें। शरद पवार में एक और खासियत, उनको मालूम है कहाँ किससे कैसे क्या निकाला जाए, वो देते किसी को कुछ नहीं है, ले लेते हैं सबसे, इतने चतुर हैं वो। और मैं एक और बात कहूँ जो थोड़ा अलग कर दूं, ये जो अजित पवार है ना, ये अजित पवार अगर चले जाते हैं, मान लिया कि जेल चले जाते हैं, हम इसको ऐसे देखते हैं, नवाब मलिक जेल में है लंबे समय से, अनिल भाई, अनिल सिन्हा साहब, नवाब मलिक जो है लंबे समय से जेल में है। अगर ईडी सीबीआई से डर होता है एनसीपी को, तो नवाब मलिक को बचाते लोग, उनके लिए भी प्रयास करते हैं, क्योंकि नवाब मलिक बहुत मजबूत नेता है एनसीपी के, मुस्लिम वोटर है, ये भी देखिए। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा ये है, लेकिन वो क्या करते हैं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अडानी के साथ उनके संबंध जो हैं उसको थोड़ा घुमाना चाहते हैं, थोड़ा टाइट करना चाहते हैं, क्योंकि अडानी जो है एक, देखिए उद्योगपति जो होता है वो किसी के साथ नहीं होता, उसको जहां सत्ता मजबूत होती दिखती है जिस तरफ उधर चला जाता है। ऐसे मैं कई उदाहरण मैंने देखे हैं।
तो अडानी जो है वो क्या अपना समीकरण बिठा रहे हैं, उसमें बड़ा एक मुझे तो लग रहा है कि एक तो वजह मुझे दिख रही है वही धारावी का प्रोजेक्ट, कि अगर धारावी का प्रोजेक्ट अगर सरकार ये गिरती है, सारा कयास इसी पे है कि अगर सरकार वहां से सुप्रीम कोर्ट से अगर अयोग्य होते हैं विधायक और सरकार गिरती है वो इसी स्थिति में, तब क्या हो। फिर एक बात आती है कि क्या एनसीपी के सारे विधायक जो आज हैं कल फिर उनको टिकट मिलेगा, तो हो सकता है कुछ विधायकों को तोड़ करके वो भी एक एडजस्ट किया जा सकता है कि एक काम करो भाई 10 विधायक इस्तीफा दे दो यार, पार्टी वही खड़ी रहेगी, सरकार बच जाएगी, इनकी सरकार बचाने की कवायद हो सकती है। ये भी कवायद हो सकती है कि भाई अडानी साहब आप टेंशन मत लो, जो जो राजनीतिक लड़ाई है राजनीतिक तरीके से लड़ेंगे, जो कानूनी लड़ाई है आप लड़ते रहना, राजनीतिक लड़ाई है और उसमें हम तुमको जो है खतरे में नहीं डालेंगे, चिंता मत करना उसकी, ये भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि राजनीति अगर संभावनाओं का खेल है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर अजित पवार की जगह मैं होता तो मैं जेल जाना पसंद करता, क्योंकि आज की तारीख में जो राजनीतिक हालात हैं उसमें जो जेल गया है वो वाकई बेईमान है या जेल गया है जो ईमानदार है फंसा दिया गया है, ये तय करना बड़ा मुश्किल है किसी के लिए। तो वैसी स्थिति में अब समझिए अमित शाह जी जेल गए, लंबे समय रहे, तो उससे क्या फर्क पड़ा उनकी सेहत। गृह मंत्री है भी देश के, वही कानून बना रहे हैं, वही कानून इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है अगर अजित पवार अगर जेल जाते हैं तो एक महाराष्ट्र के ताकतवर जो मराठावाद जिसको कहा, मराठा नेता कोई नहीं है, तो मराठा नेता के तौर पे उठ खड़े होंगे अजित पवार ताकतवर बनकर। और एक और घटना सब कई बार जिक्र हो चुका है, मैं वापस दोहरा देता हूं दर्शकों के लिए खास करके, कि शरद पवार के खिलाफ जब ईडी ने कार्रवाई करने की कोशिश की है, ये अगर ये खबर आई तो शरद पवार चल पड़े, बोले चलो चलता हूं। और शरद पवार जो है ना वो सत्ता मुट्ठी में लेकर के लड़ाई नहीं लड़ते हैं। शरद पवार ऐसे व्यक्ति हैं अगर सत्ता में नहीं भी हैं तो लड़ लेते हैं, वो शरद पवार हैं, रियल मराठा वही कहलाते हैं भाई। यहाँ महाराष्ट्र में कोई दूसरा मराठा उनके कद का नहीं है। ठीक है उनके साथ राजनीति की दूसरी बीमारियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन स्वाभिमान की जब बात आती है तो शरद पवार बहुत ताकतवर व्यक्ति है। अगर मारपीट की बीमारी भी आती है तो एनसीपी के कार्यकर्ता जो है बीजेपी के सामने बहुत भारी है। बीजेपी वाले को भागा नहीं पार लगेगा अगर मारने लगेंगे ये, तो एनसीपी वाले, वो शिवसेना भी नहीं है। शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे के समय में थी वो भी अलग थी, लेकिन अभी भी एनसीपी में वो ताकत है कि अगर वो सड़क पे भी उतरेंगे तो भारी पड़ जाएगा इनको, बीजेपी को, ये बीजेपी के लोग भी जानते हैं। तो मुझे लग रहा है शरद पवार अपनी जगह, देखिए शरद कोई भी राजनीतिज्ञ होता है ना, वो लड़ाई नहीं चाहता, वो पहले चाहता है समझौते से, बात से किसी तरह बात निकल जाए कि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। और शरद पवार के सबके साथ संबंध है तो सबकी इज्जत बचाना भी जानते हैं, वो सबकी इज्जत बचा भी दे सकते हैं। लेकिन 2024 में जो होने वाला है उसमें शरद पवार इस तरफ से उस तरफ नहीं जाएंगे, न अजित पवार जाएंगे। इसलिए निश्चिंत रहिए, ये मीडिया जो है, जो भोंपू मीडिया है, वो एक डेली का उसको एक इशू चाहिए ताकि आप उलझा के रखो, आप कोई गलतफहमी निकल जाए, कोई कुछ बोल दे। लेकिन अब देखिए जो संजय सिरसाट हैं, जो सिंधे गुट के विधायक हैं, उन्होंने क्या कहा कि अगर अजित पवार को लाते हो तो हम लोग बाहर चले जाएंगे। अब क्यों कहा, जो ये लोग आए थे शिवसेना तोड़ करके, वो क्या कह के आए थे, बोले शरद पवार के साथ चले गए ये लोग, और शरद पवार चला रहा है पार्टी, शिवसेना को बर्बाद कर देंगे शरद पवार, यही कहा था, यही आरोप लगाया था। तो अभी शिवसेना फिर शरद पवार के साथ कैसे रहेंगे, वो हिंदुत्व कैसे बचेगा फिर, क्योंकि शरद पवार या अजित पवार तो हिंदुत्व वाले पार्टी के लोग हैं नहीं। तो ये सारी चिंताएं हैं, लेकिन ये चिंताएं जो है मुझे लग रहा है कि चंडू खाने में गप जैसे खड़ा किया जाता है, या शरद पवार जो है राजनीति को अपने तरफ चर्चा, देखिए फाइनली क्या चर्चा हम किसी कर रहे हैं, शरद पवार की चर्चा कर रहे हैं, अजित पवार की चर्चा कर रहे हैं, बाकी किसी की, कांग्रेस के किसी नेता की चर्चा हो रही है तो कांग्रेस के नेता की अगर चर्चा नहीं हो रही है तो एनसीपी की अपने आप में जीत है, एनसीपी सबसे बड़ा भाई बन जाता है। और एक बार एनसीपी ने बड़ा भाई बनने के बाद भी अगर बना दिया था देशमुख साहब को मुख्यमंत्री, इस बार नहीं होने वाला है। इस बार अगर ऐसी स्थिति आती है तो देखिएगा तमाम संभावनाएं हैं कि अजित पवार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे महाविकास आघाड़ी के, इसकी संभावना देख रहा हूं मैं। और अनिल भाई साहब, जो अनिल सिन्हा साहब हैं, वो ज्यादा बेहतर इस पे 2 लाइन में प्रकाश डाल सकते हैं। जी अनिल भाई।